तो आज का हमारा जो सेशन है, मूल रूप से वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 जो जारी किया गया है उसको लेकर के आज का हम सेशन करेंगे। आप लोगों का एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में मॉर्निंग में थोड़ा अर्ली सेशन रखा है हमने। यूपीएससी जेटीयू का इंटरव्यू आपके सामने है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में बहुत सारे इंटरव्यूज राजभाषा से रिलेटेड होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लिखित परीक्षाएं हैं जिनमें राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में राजभाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि राजभाषा से संबंधित प्रश्नों में आपको उलझाना है तो राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम एक बहुत ही सटीक माध्यम हो सकता है किसी भी प्रश्न पत्र को बनाने वाले के लिए कि राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम से यदि प्रश्न पूछ दिए जाएं तो वहां पे कह सकते हैं कि जो भी लक्ष्य है उसके लक्ष्य प्रतिशत में या फिर बाकी जो कंटेंट राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम में रहते हैं उनमें से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों में उलझ जाना स्वाभाविक हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना माइक प्लीज म्यूट करें। इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए भी राजभाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जहां से आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं। क्यों साक्षात्कार से महत्वपूर्ण, साक्षात्कार में क्यों जरूरी है, क्या वजह है कि साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए वार्षिक कार्यक्रम वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हरिशंकर चौधरी जी। और कौन है? अमन जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी सर। जी सर। जी अमन जी बताइए। सर मैं तो बाइक चला रहा हूँ कर। बाइक चला रहे हो? बहुत बढ़िया। सुबह सुबह बाइक चलाना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, कौन बताएगा? हाँ जी ऋतुराज जी बताइए। सर राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा क्रियान्वयन के लक्ष्य को निर्धारित करता है और इसमें हम्म, जो राजभाषा के लिए जो कार्यान्वयन की और हिंदी ई टूल्स के बारे में भी जानकारियाँ रहती है और हम्म, इसमें जो भारत में तथा विदेशों में हिंदी माध्यम से या राजभाषा के लिए जो बहुत वही है सर, मेन है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनके बारे में हमें जानकारी दी जाती है और उसी के हिसाब से हिंदी के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो चूंकि राजभाषा, हम कह सकते हैं कि राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम जो है राजभाषा के कार्यान्वयन का मैनुअल है। पूरे एक वर्ष में राजभाषा से संबंधित किस प्रकार के कार्य किए जाने हैं, हमारे लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक रोड मैप की तरह है, एक मानचित्र की तरह है जिसे बना दिया जाता है कि इसी को फॉलो करते हुए, इसी का अनुसरण करते हुए विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों को वर्ष में पूरे वर्ष राजभाषा कार्यान्वयन करना है। तो चूंकि आप एक अनुवाद अधिकारी के तौर पे जब आप कल को ज्वाइन करेंगे, ईएसआईसी जाएंगे, आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में यदि आप एक अनुवाद अधिकारी के तौर पर पदस्थ होते हैं तो वहां पर आपको राजभाषा कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करना होगा।
आपका जो कर्तव्य होगा वह अनुवाद के साथ साथ राजभाषा कार्यान्वयन भी होगा। तो यह जो करेंगे आप राजभाषा कार्यान्वयन, वह किस आधार पे करेंगे? तो आपका जो मूल आधार होगा वह वार्षिक कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहला प्रश्न बन जाता है इंटरव्यू में कि किसी भी केंद्रीय कार्यालय में राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम का क्या महत्व है, क्या औचित्य है, या आप राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? किसी भी केंद्रीय कार्यालय के लिए क्या महत्व है इसका? सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ से राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम से मूल प्रश्न आपका बन सकता है। तो जैसा कि ऋतुराज जी ने भी बताया, राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 1968 में संसद के दोनों सदनों के द्वारा संकल्प लिया गया था, जिसे हम राजभाषा संकल्प के नाम से जानते हैं, 18 जनवरी 1968 को। हेलो, जी यस सर। सर। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी जी सर, आ रही है आवाज। ओके। तो 18 जनवरी 1968 को संसद के दोनों सदनों के द्वारा राजभाषा संकल्प लिया गया था, और उसी संकल्प में ये बात कही गई थी कि एक ऐसा वार्षिक कार्यक्रम, एक ऐसा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, और एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जो कि बहुत ही गहन एवं बहुत ही व्यापक होगा, और इसी वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर आगे राजभाषा कार्यान्वित होगा। तो इस आधार पर राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम निकाले जाने शुरू हुए। राजभाषा नियम 1976 में लाया गया, 1976 में, और 1976 से ही वार्षिक कार्यक्रम भी जारी करने शुरू किए गए थे, जहाँ पे क ख और ग तीनों क्षेत्र के राज्यों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 1976 से पहले और 1968 के बाद, यानी कि संकल्प पारित होने के बाद और 76 के बीच में वार्षिक कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि इसके बारे में जानकारी हो कि क्या 1968 से लेकर के और 76 के बीच में वार्षिक कार्यक्रम निकाले गए थे क्या, उसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी मेरे पास में नहीं है। तो पहले ये वार्षिक कार्यक्रम 2 वर्ष पे एक बार निकाले जाते थे, और उसके बाद फिर ये प्रतिवर्ष निकाले जाने लग गए। वार्षिक कार्यक्रम में अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि क ख और ग तीनों क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, परंतु पहले केवल क और ख क्षेत्र के लिए लक्ष्य होता था, ग क्षेत्र के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता था। ग क्षेत्र के लिए हिंदी में कार्य करने का कोई लक्ष्य वार्षिक कार्यक्रम में नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इस संकल्प के माध्यम से, राजभाषा संकल्प 1968 के माध्यम से वार्षिक कार्यक्रम लाने की शुरुआत की गई। और ऐसा कह सकते हैं, एक जब आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा इसको तथ्यों के साथ में और इस तरह से आपको बताते हुए चल रहा हूं कि जो प्रश्न पूछे जाए साक्षात्कार में, उन प्रश्नों का उत्तर आप किस प्रकार से क्राफ्ट कर पाए और किन किन बातों को उसमें समावेशित करें, ताकि आपका उत्तर जो है पूरी तरीके से एक संतुष्ट करने वाला उत्तर हो इंटरव्यू बोर्ड को, और ऐसा लगे कि आप राजभाषा संबंधित विषयों की समझ रखते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इंटरव्यू बोर्ड को यह समझा पाना, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप सारे लोग जिस तरीके से राजभाषा संबंधित तैयारी कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूअस आप लोग हमारे साथ जुड़ करके, तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छी अंतर्दृष्टि विकसित कर ली है अपने अंदर में राजभाषा से संबंधित। आप लोग राजभाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। यह एक ऐसा विषय है जो सामान्य तौर पे हाशिए पे रखा जाता आया है, इसके बावजूद कि हमारे संविधान के 343 से 351 कहें तो भाग 5, 6 और 17, इन 3 भागों में राजभाषा का उल्लेख है। 343 से 351 तक के अनुच्छेदों में राजभाषा के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी गई है। 120 और 210 यानी कि भाग 5 और भाग 6 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, पर इसके बावजूद भी यह एक ऐसा विषय है जो हमेशा से हाशिए पे रखा गया था। परंतु अगर कहें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, अगर हमारे देश में हिंदी भाषा के भविष्य को निर्धारित करना है, तो कोई भी भाषा जो उस राष्ट्र की राजभाषा है, उस राष्ट्र के राज्य काज की भाषा है, उस राष्ट्र के शासन प्रशासन की भाषा है, तो यदि इस भाषा को हमें विकसित करना है, तो राजभाषा के रूप में इसके लिए जो भी संवैधानिक उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किए गए हैं, उनके बारे में जानना। किनको जानना? वे सारे के सारे लोग जो सरकारी कार्यों से जुड़े हुए, वे सारे के सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, उनको इसके बारे में समग्र जानकारी होना यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सामान्य तौर पर नहीं होता है।
तो इसकी जिम्मेदारी फिर किसके कंधे पे दी गई है? इसकी जिम्मेदारी राजभाषा अधिकारियों के कंधे पे, अनुवाद अधिकारियों के कंधे पे दी गई है कि भाई आपका यह कार्य है, आपका यह कर्तव्य है कि आप राजभाषा से संबंधित ये जितने भी अ, प्रावधान है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा का सुचारू रूप से कार्यान्वयन हो, इसके बारे में आप जागरूकता फैलाएं। आप लोग सारे के सारे अधिकारियों कर्मचारियों को बताएं, क्योंकि जब वहां से हिंदी का प्रवाह होगा तभी हिंदी हम कह सकते हैं कि जनमानस की भाषा तो हिंदी है ही। जनमानस की भाषा हिंदी है और जनमानस शासन प्रशासन के साथ जुड़े, तो इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी राजभाषा हिंदी है। शीला जी, मैं अनुरोध करूंगा कि अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। थैंक यू। ठीक है, तो इस प्रकार से वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम की जो महत्ता है ये आपने रखनी है। पहला प्रश्न आपका ये बनता है अगर तो। ठीक है, राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के हमने इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ली, हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि अच्छा, राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम में 3 भाग, जैसा कि मैंने बताया था कि राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। ये बात मैंने कल भी कही थी। पहले भाग में, जिसे हम लोग प्राकथन कहते हैं, प्राकथन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। प्रीफेस सर, प्रील्यूड। प्राकथन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाँ जी, प्रीफेस कहते हैं या प्रोलॉग भी कहते हैं लगता है। प्रोलॉग। फॉरवर्ड। हाँ जी, फॉरवर्ड। इसके लिए प्रशासनिक शब्द क्या है? आपने प्रशासनिक शब्दावली देखी है? सर ठीक है, आप लोग वार्षिक कार्यक्रम का ही जो अंग्रेजी हम लोग देख रहे थे, अंग्रेजी वर्जन में, तो इसका वही दिया था। क्या दिया था? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड जो है ये इसका सही अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद यदि हम कहेंगे तो इसका फॉरवर्ड, प्राकथन। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या होता है वार्षिक कार्यक्रम का? सर राजभाषा नीति दूसरे हिस्से में, हाँ, दूसरे में राजभाषा नीति संबंधित प्रमुख निर्देश दिए जाते हैं और तीसरे में राजभाषा संबंधित लक्ष्य दिए जाते हैं। तो ये 3 जो है 3 पार्ट्स में राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। ठीक है, अब राजभाषा नियम 1976 के तहत वर्गीकरण किया गया। आप सब जानते हैं राजभाषा नियम 1976 का कौन से नियम में वर्गीकरण किया गया है? राज्य और क्षेत्रों का 2 में किया गया है। 2 में क, ख और ग, ये 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं आप सब जानते हैं। अब हम उस बिंदु पे आएंगे जो इस वार्षिक कार्यक्रम को, विशेषकर इस वार्षिक कार्यक्रम को 2024-25 को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि 2024 राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 के प्राकथन में सबसे अधिक जिस विषय पे जोर दिया गया है वह हिंदी ई टूल्स है। अगर आप देखेंगे हिंदी ई टूल्स को लेकर के बहुत सारी बातें की गई हैं। हम सबसे पहले इसके चौथे हाँ, सबसे पहले हम लोग इसके क्रमांक 4 में आते हैं कि यहाँ पे देखिए आप, ई लर्निंग कार्यकलापों की शुरुआत की गई। तो यहाँ से ई लर्निंग की बात शुरू कर दी गई कि जो पहले प्रशिक्षण किए जाते थे हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा, तो ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम थे जिसमें कि हम लोग हिंदी भाषा और हिंदी टंकण, ये 2 महत्वपूर्ण, और साथ में हिंदी आशुलिपि भी। तो हिंदी भाषा, टंकण और आशुलिपि का जो प्रशिक्षण किया जाता था, तो इसके लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अलग अलग केंद्र थे। उन अलग अलग केंद्रों पर जो भी प्रशिक्षु होते थे, केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी या अधिकारी जिनको प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था, वे लोग इन संस्थानों पे जाते थे, वहां रहते थे और वहां पे प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। इससे कई बार ऐसा होता था कि
जिस भी कार्यालय में वे लोग कार्य कर रहे हैं वहाँ का जो सामान्य कार्य है वह बाधित होता था और अन्य तरह की समस्याएं भी आया करती थी। तो इसे दूर किया गया और अब जो है हिंदी में जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उसे ई प्रशिक्षण के माध्यम से भी दिया जाने लगा है, यानी कि आप अपने कार्यालय में रह के ही ई प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इससे ई प्रशिक्षण आसान हुआ है। ई निरीक्षण की बात की गई, यह पिछले वार्षिक कार्यक्रम में भी था। ई बैठक की बात की गई कि जो भी नराकास इत्यादि हैं और जो भी मुख्यालय हैं वे हिंदी कार्यशाला ये सारी चीजें ई बैठकों के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसका बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लाभ हमें मिल रहा है। अब देखें, यदि आज के समय में हम लोग ये सारी सूचना का जो आदान प्रदान कर पा रहे हैं वर्चुअल माध्यम से, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि आप आज पूरे देश के अलग अलग शहरों से आप जो है आप सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं कहीं और किसी शहर में हूं और हम लोग सूचनाओं का बहुत ही आसानी से विद वन क्लिक आदान प्रदान कर पा रहे हैं। तो इन बातों पे जोर डाला गया है वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम 2024-25 में। जब भी आप वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इन बातों का उल्लेख अवश्य करेंगे कि ये जो 3 बातें की गई हैं, ई प्रशिक्षण के बारे में कहा गया है, ई निरीक्षण के बारे में कहा गया है और ई बैठक के बारे में कहा गया है। इससे ये कार्य बहुत सुगम हो गया है, ये प्रशिक्षण बहुत सुगम हो गया है। अगर सीखना है, आप अपने कार्यालय में आराम से बैठ करके अपने डेस्क से भी आप हिंदी अब सीख सकते हैं। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आपको ऑल द वे दिल्ली जाएं, आप यात्रा करके और वहां रुकें और फिर वहां रुक करके तभी आप हिंदी सीख पाएंगे। ठीक है, ई पत्रिका की बात की गई है। आप देखें, मैं क्रमांक 4 की बात कर रहा हूँ। वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम के प्राकथन के क्रमांक 4 में आपको ये 4 जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हिंदी के प्रयोग को, हिंदी के प्रशिक्षण को सुगम बनाया जा रहा है और सुलभ बनाया जा रहा है। सारी पत्रिकाएं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो भी पत्रिकाएं पब्लिश होती थी, प्रकाशित होती थी, तो अगर किसी एक विभाग के द्वारा प्रकाशित की जा रही है कोई पत्रिका तो उसे अन्य विभागों को या अन्य कार्यालयों को वह भेजते थे, इसे डाक के द्वारा भेजा जाता था। परंतु अब यह सुविधा कर दी गई है कि राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे जाएंगे तो ई पत्रिका करके एक नया टैब बना दिया गया है, उसमें आप अपनी पत्रिका को अपलोड कर सकते हैं और वहां पे पत्रिका आपकी सबके लिए न कि सारे कार्यालयों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी सुलभ है, क्योंकि यह वेबसाइट आम जनता के लिए भी खुली हुई है। तो आपकी जो ई पत्रिका है वह अब कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, 14 से 15 सितंबर 2023 को पुणे में 3य अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह ध्यान रखने योग्य बात है। इस सम्मेलन में इसका उद्घाटन अजय कुमार मिश्र जी के द्वारा किया गया था और इसके जो उपाध्यक्ष थे वे माननीय श्री भर्तृहरि मेहताब जी। माननीय श्री भर्तृहरि मेहताब जी जो है वह संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इन लोगों की उपस्थिति में 3य अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन इसका सफल आयोजन पुणे के अंदर में किया गया। ठीक है, 9000 से अधिक यहाँ पर पूरे देश से अधिकारी कर्मचारी रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्रमांक 5 की बात करें। यहीं से आप देखेंगे इसी अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा सरकारी कामकाज में कंठस्थ 2.0 टूल का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में काम करते हुए ई ऑफिस में कंठस्थ 2.0 टूल के एकीकरण की शुरुआत भी की गई है। तो कंठस्थ 2.0 यह एक ऐसा टूल है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी है, हम फिर से बात कर रहे हैं कि जो स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर है जिसमें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इसे काफी परिष्कृत किया गया है और ना कि यह एक अनुवाद के स्वतंत्र टूल के रूप में काम करता है, बल्कि अब इसे ई ऑफिस में एकीकृत कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। जिसका फायदा क्या हो रहा है, जिसका लाभ क्या है कि आप ई ऑफिस में काम करते हुए वहीं पे इंस्टेंट ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा और उसे वहीं पे ट्रांसलेट करें, वहीं पे अनुवाद करें, वहीं पे उसे कॉपी करें, उसे पेस्ट करें और इस तरीके से आपका ई ऑफिस में आसानी से काम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इंस्टेंट ट्रांसलेशन आप वहां से कर सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी शब्द सिंधु संस्करण 2
हिंदी शब्द सिंधु का संस्करण 1 सूरत में सबसे पहले उसका अनावरण किया गया था माननीय गृह मंत्री के द्वारा, और अब जो है उसके दूसरे संस्करण का सूरत में अनावरण किया गया, और इसमें अब 3.5 लाख शब्द, 3.5 लाख शब्दों को जो है इसमें समाहित कर लिया गया। तो ये एक बहुत अच्छी सूचना है। मेरी जानकारी भी 1,50,000 1,60,000 के आसपास कहीं रुकी हुई थी। तो ये एक बहुत अच्छी सूचना है कि 3,51,000 शब्दों को इसमें समाहित किया गया है, और इसका लोकार्पण किया गया हिंदी शब्द सिंधु का। हिंदी शब्द सिंधु एक ऐसा शब्दकोश, एक ऐसा वृहद शब्दकोश बनाया गया है राजभाषा विभाग के द्वारा, जिसमें कि आपको हर प्रकार के शब्द उसमें समाहित किए गए हैं। हर क्षेत्र से के शब्द समाहित किए गए, हर स्पेक्ट्रम के शब्द समाहित किए गए हैं, चाहे वो विधि से संबंधित हो, चाहे वो तकनीक से संबंधित हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, प्रशासन से संबंधित तो शब्द हैं ही, और शब्दों के साथ उनकी व्याकरणिक कोटि इत्यादि के बारे में भी वहां पे बहुत ही विस्तृत रूप में बताया गया है। बहुत अच्छी बात यह है कि इसका एप्लीकेशन अवेलेबल है हिंदी शब्द सिंधु का। आप हिंदी शब्द सिंधु का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जा करके, मैं एक बार देखने का प्रयास करता हूं, आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जो चीजें आप देख लेते हैं उन चीजों को आप जल्दी भूलते नहीं। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप हिंदी शब्द सिंधु को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी शब्द सिंधु हिंदी और कंठस्थ टूल से वार्षिक कार्यक्रम में जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस वार्षिक कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वे हिंदी के ई टूल्स हैं। और अभी जो भी नए हिंदी के अधिकारी आएंगे, उन लोगों से इस बात की अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने आप को हिंदी ई टूल से रिलेटेड जो भी अद्यतन अपडेट्स हो रहे हैं उससे अपने आप को बिल्कुल अपडेट रखें। क्योंकि इसमें एक जैसे कल की चर्चा में एक बात चली थी कि ऐसा होगा कि बहुत सारे जब ई टूल्स आ जाएंगे, जैसे अभी आप सबको पता होगा कि आईआईटी मद्रास के द्वारा अनुवादिनी करके एक हिंदी अनुवाद ट्रांसलेशन ऐप को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से जितने भी इंजीनियरिंग के सिलेबस हैं उन सभी का अनुवाद किया जा रहा है, किया गया है। और अब यह प्रयास किया जा रहा है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई वह हिंदी माध्यम से हो, हिंदी और केवल हिंदी माध्यम से नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम से हो। तो आईआईटी मद्रास में इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए एक तमिल भाषा का सेक्शन खोला गया है, जहाँ पे तमिल भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाए जाने की शुरुआत की जा चुकी है, आरंभ हो चुका है। वैसे ही आईआईटी खड़गपुर में बांग्ला भाषा में यह प्रयोग किया जा रहा है। आईआईटी रुड़की, कानपुर, आईआईटी दिल्ली में हिंदी भाषा में यह प्रयोग किया जा रहा है। तो निरंतर इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं कि जो भी हिंदी ई टूल्स आ रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग जो भाषाओं के बीच में जो बैरियर, इंटर लैंग्वेज, इंटरलिंग्विस्टिक बैरियर जिसको हम बोलते हैं, वह टूटती चली जाए। अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैरियर तो टूटता चला जा रहा है, हमारी अपनी भाषाओं के बीच का भी बैरियर टूट जाए और किसी भी एक भाषा भाषी को, भारतीय भाषा भाषी को किसी भी दूसरे भारतीय भाषा भाषी से आपस में संवाद करने में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए लगातार ई टूल्स पे काम किया जा रहा है। इसीलिए वार्षिक कार्यक्रम में इस बार ई टूल्स को लेकर के बहुत सारी बातें की गई हैं। हम एक बार देख लेते हैं गूगल प्ले स्टोर में हिंदी शब्द सिंधु कैसे आपको मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं। हिंदी शब्द सिंधु, यहां तक जो भी बातें हमने करी, इससे संबंधित कोई प्रश्न किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने ई निरीक्षण की बात की है, तो कृपया बताएं कि ई निरीक्षण कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, जो भी मुख्यालय या फिर जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है,
जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय हैं इनके द्वारा जो निरीक्षण किए जाते हैं कार्यालयों के निरंतर एक निश्चित अवधि पे, जैसे क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय हैं, इनका काम ही है केंद्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करना समय समय पर, और केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की जो स्थिति है ना, उसके बारे में रिपोर्ट राजभाषा विभाग को सौंपना। तो ऐसी स्थिति में जो भी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के हिंदी अधिकारी हैं, वहां पे जो रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट होती है जिसे हम लोग अनुसंधान अधिकारी कहते हैं, तो ये जो है ये लोगों का काम है कि ये लोग अलग अलग कार्यालयों में जाएं और वहां पे जाकर के निरीक्षण करें। तो यह कोविड के दौरान शुरुआत किया गया ये निरीक्षण, क्योंकि काम तो होना था और उस समय जो फिजिकल मूवमेंट था वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था, नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में ई निरीक्षण की शुरुआत की गई। परंतु ई निरीक्षण में एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं काम भी हमारे सारे हो जा रहे हैं, और प्लस एक तरीके से वित्तीय बोझ भी कम हो रहा है, और कम समय में हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं। यानी कि जो निरीक्षण करने का कार्य है, निरीक्षण में हम लोग सामान्य तौर पे जो भी दस्तावेज इत्यादि देखते हैं, तो इन सारी चीजों के रिपोर्ट जो है वे मंगा करके, रिपोर्ट देख करके, और जहां आवश्यक हो, जहां लगे कि ठीक है सारे रिपोर्ट्स ठीक है, जो भी आवश्यक दस्तावेज हमने मंगा लिए वो सब ठीक चल रहा है, और उसके बाद जहां भी आवश्यक हो, जहां लगे कि नहीं वहां पे जा करके फिजिकली हमें निरीक्षण करना चाहिए, तो वहीं पे जो अधिकारी हैं वे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा कम समय में हम ज्यादा कार्यालयों तक हम अपनी पहुंच बना पाएंगे, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय अपनी पहुंच बना पाएंगे ई निरीक्षण के माध्यम। तो ई निरीक्षण देखिए, हर किसी भी कार्यालय में राजभाषा से संबंधित जो निरीक्षण होता है उसके लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। उस प्रश्नावली, सबसे पहले आपको प्रश्नावली भर के भेजना होता है। तो आपने प्रश्नावली भर के भेज दिया, उस प्रश्नावली के आधार पर जिन जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उन दस्तावेजों की आपसे मांग की जाती है। और यदि जो भी समिति या जो भी अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि नहीं ठीक है, आपका राजभाषा कार्यान्वयन सही चल रहा है, आपने प्रश्नावली सही भरी है, आपकी प्रश्नावली की जो डेटा है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कार्यान्वयन ठीक चल रहा है। परंतु उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि डेटा जो दिया गया है, प्रश्नावली में जो भी डेटा दिया गया है, जो भी तथ्य दिए गए हैं, वो उन तथ्यों को फिर से जांच करने की आवश्यकता है। और ऐसा लग रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज आपने दिए हैं उनको थोड़ा सा और ठीक से देखने की आवश्यकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में फिजिकल निरीक्षण भी किया जा सकता है। परंतु अगर मैं ये कहूँ कि 10 कार्यालयों का मुझे निरीक्षण करना है, मेरे पास अगले 1 हफ्ते का टारगेट है कि मुझे 10 कार्यालयों का निरीक्षण करना है, या 15 दिन का टारगेट है, मान लीजिए 1 महीने का टारगेट है, तो अगर मैं 1 महीने में 10 या 15 कार्यालयों का निरीक्षण करने का मेरे पास लक्ष्य है, तो मैं पहले उन सभी कार्यालयों का ये निरीक्षण कर लूंगा, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा तो उसमें से कुछ कार्यालय जहां मुझे लगा कि जाना आवश्यक है वहां मैं जा सकता हूँ। तो इस तरीके से ये निरीक्षण को कार्यान्वित किया जाता है। और डिटेल में मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उस विभाग से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं एक बार फिर से जो भी हमारे क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में जो भी अधिकारी कार्यरत हैं उनसे मैं इस मुद्दे पे और थोड़ी विस्तार में चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कोई और विशेष जानकारी मिलती है इस निरीक्षण को लेकर के तो मैं आप लोगों को साझा करूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी। तो हाँ, हिंदी शब्द सिंधु की हम लोग बात कर रहे थे। हिंदी शब्द सिंधु गूगल प्ले स्टोर पे आपको हिंदी शब्द सिंधु मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लैपटॉप में मुश्किल करा, मोबाइल पे आप लोग अगर सर्च करके देखेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे हिंदी शब्द सिंधु का एप्लीकेशन मिल जाएगा। हिंदी शब्द सिंधु के एप्लीकेशन में के ऐप में जाकर के आप जो है उस ऐप को में शब्दों को देखेंगे तो उसमें आपको शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनकी व्याकरणिक कोटि इत्यादि भी सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो हिंदी, अच्छा, ये जितने भी टूल्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे कंठस्थ की बात बता रहा हूँ, हिंदी शब्द सिंधु की बात बता रहा हूँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये टूल्स बार बार पढ़ें ही नहीं, केवल इन्हें खुद आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके या अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे खोल करके खुद से देखें। खुद से देखेंगे तभी जा करके आपको, मतलब आपके दिमाग में इसको लेकर के क्लियर पिक्चर बन पाएगा और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप सही तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, वर्तमान युग में कोई भी भाषा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े बिना नहीं पनप सकती, बिल्कुल सही बात है।
इस बात को हर कोई मानता है, ठीक है। इसीलिए हिंदी शब्द सिंधु और कंठस्थ 2.0 का ई ऑफिस के साथ में एकीकरण किया गया। हिंदी शब्द सिंधु क्या, देखिए यहाँ पे हिंदी शब्द सिंधु के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे दी गई है कि इसमें विभिन्न विषय, जनसंचार, आयुर्वेद, खेलकूद, अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वैमानिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, भूगर्भशास्त्र, मानविकी, है ना, आदि से संबंधित शब्दावली के साथ साथ पारंपरिक शब्दावली को भी समाहित किया जा रहा है। मतलब पूरा एक समावेशी शब्दकोश जो है वह हिंदी शब्द सिंधु है। इसमें शब्द की प्रविष्टि के साथ साथ उसकी व्याकरणिक कोटि, अर्थ, पर्याय, उसका प्रयोग कैसे, कहाँ, किस प्रकार से किया जाएगा, उसका विलोम शब्द क्या है, मुहावरे उससे जुड़े क्या क्या है और क्या है उसके और अन्य आवश्यक जानकारियां, मतलब मुहावरे, सब कुछ आपको हिंदी शब्द सिंधु में मिल जाएगा। ठीक है जी सर, बोलियों को भी शामिल, बोलियों, भाषाओं, हाँ, सबको शामिल करके आपका हिंदी शब्द सिंधु जो एप्लीकेशन है उसे डिजाइन किया गया है। चलिए मैं आपको इसका ऐप, आप लोग वेबसाइट से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको इसका वेब एप्लीकेशन एक बार दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट भी स्लो चल रहा है। खैर, हिंदी शब्द सिंधु हो गया। न्यू मीडिया के शब्द, तकनीक और विज्ञान के शब्द तथा विधि और न्याय के शब्द भी शामिल किए जा रहे हैं लगातार। अभी आप देखेंगे 3,51,000, लगभग 3.5 लाख शब्द। ये तो पिछले सितंबर की बात हुई, लगातार इसके ऊपर काम चल रहा है और अभी हम लोग मार्च में हैं तो ये इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी होगी, लगभग 4 लाख से ऊपर इसकी संख्या हो चुकी होगी। कंठस्थ के बारे में भी यहाँ बता दिया गया कि कंठस्थ जो है, कंठस्थ 2.0, इसके अद्यतन संस्करण में 3 नई विशेषताएं शामिल की गई। कंठस्थ 2.0 को अनुवाद सारथी का नाम दिया गया है। अनुवाद सारथी आप जाकर के देखेंगे गूगल प्ले स्टोर पे तो अनुवाद सारथी के नाम से इसका एप्लीकेशन भी उपलब्ध है। कंठस्थ 2.0 नाम से है, अनुवाद सारथी उसके लोगो में लिखा हुआ है। तो अनुवाद सारथी के नाम से है उपलब्ध। इसमें 3 चीजें, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन अर्थात मशीनी अनुवाद, स्मार्ट चैटबोट, वॉइस टाइपिंग और भी कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एक बहुत अच्छा फीचर इसमें ऐड किया गया है। कंठस्थ 2.0 जब पिछले वर्ष इसका अनावरण किया गया था 2022 में, पिछले वर्ष, तब इस समय उसमें इंस्टेंट ट्रांसलेशन की सुविधा तो थी, पर यह इंस्टेंट ट्रांसलेशन वैसा नहीं दिखता था जैसा गूगल का दिखता है। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा लगता था कि ये बहुत ज्यादा प्रयोग करने में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस समय जब हम इंस्टेंट ट्रांसलेशन करते थे तो इंस्टेंट ट्रांसलेशन को हमें एडिटर में खोलना पड़ता था, फिर एडिटर में जाकर के एक सेंटेंस का हमें अनुवाद करना पड़ता था। तो जिन लोगों को 1-2 सेंटेंस का त्वरित अनुवाद चाहिए तो उनके लिए वह प्रक्रिया करना रहता था कि क्यों करें। तो अब इसको अपग्रेड किया गया है और अब इसके नए वर्जन में ऐसा है कि आप सीधे सीधे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जैसे गूगल में करते हैं। आप सीधा इंस्टेंट ट्रांसलेशन में क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप वहां पे अपना कॉपी कीजिए, कॉपी करके जहां भी आपको इसको प्रयोग में लेकर के आना है वहां पे पेस्ट कीजिए और आपका यह खुल जाएगा। तो ये इस तरीके से इसे और भी आसान बनाने का प्रयास किया गया है इंस्टेंट ट्रांसलेशन को। उसके अतिरिक्त स्मार्ट चैटबोट, ठीक है, वो तो आप समझ रहे हैं, ऑन स्क्रीन एक आपको हेल्प मिल जाएगा। वॉइस टाइपिंग, आप बोल करके टाइप कर सकते हैं और सेम टाइम आपको अनुवाद मिल जाएगा। तो ये नई सारी चीजें जो है इसमें ऐड की गई है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में ना पूछा जाए, मतलब इसकी संभावना कम है, बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, पर फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए जान लें या फिर ये टूल्स पे चर्चा होनी शुरू हो तो एक प्रश्न बन सकता है कि ठीक है, ये बताइए कि हम कंठस्थ जो टूल है उसको गूगल अनुवाद के जगह पर क्यों प्रयोग करें, हम क्यों ना गूगल अनुवाद को ही प्रयोग करें, क्या अंतर है। तो वैसे तो बहुत सारे अंतर है गूगल अनुवाद में और कंठस्थ में, लेकिन एक व्यवहारिक तौर पे एक जो सबसे बड़ी समस्या है गूगल अनुवाद में वो ये कि जब आप गूगल अनुवाद में अनुवाद करते हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मशीन अनुवाद का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कितना भी अपडेटेड आ जाए, वह अनुवाद 100% आपको सही करके नहीं दे सकता है। क्योंकि जैसे अभी बात भी चल रही है कि AI आ गया है, चैट GPT आ गया है और बहुत सारे इस तरीके के एप्लीकेशंस आ गए हैं, तो ये अनुवादकों की नौकरी खतरे में पड़ने वाली है। तो वो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि अनुवाद जो है हमेशा अनुवाद भाव प्रधान होता है और आप किसी भी सामग्री का केवल प्री फीड डेटा के बेस पे अनुवाद आप प्राप्त कर ले सही ऐसा संभव नहीं होगा। अनुवाद में हमेशा
इंसानी जो हस्तक्षेप है वो हमेशा उसका रिलेवेंस रहेगा, हमेशा उसकी सार्थकता रहेगी और हमेशा उसकी आवश्यकता रहेगी। उसके बिना अनुवाद आप बिल्कुल सही प्राप्त कर ही नहीं सकते। मशीन आपको ठीक है एक मतलब कह सकते हैं कि 70-80% काम करके मशीन आपको दे देगा, ठीक है, शब्दों का रूपांतरित करके दे देगा, लेकिन भावों का रूपांतरण उसके लिए आपको मतलब वह इंसान ही कर सकते हैं, मशीन नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती है। तो कंठस्थ 2.0 में जैसे गूगल अनुवाद है, गूगल अनुवाद की हम बात कर रहे थे, तो वहां पे मान लीजिए कि आपने कोई एक सामग्री का अनुवाद किया, आपकी कोई 2 पृष्ठ की सामग्री है आपके कार्यालय में जो कार्य में आती है, उसका आपने अनुवाद किया। उसका अनुवाद करने के बाद में आपने जो अनुदित सामग्री है उसको आप वहां से कॉपी करेंगे, वर्ड में लाके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करके उसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो भी आपको लग रहे हैं वो करके और उसको आप यूज कर लेंगे। अगली बार मान लीजिए कि उसी तरह की कोई सामग्री आपको दोबारा अनुवाद करनी है, उसको फिर से आप गूगल अनुवाद में लेकर के जाएंगे, उससे पूछेंगे, जब पूछेंगे तो गूगल अनुवाद फिर से आपको वही पुराना वाला अनुवाद देगा जो उसने पिछली बार दिया था, और फिर से आपको उसे कॉपी करना पड़ेगा, अपने वर्ड फाइल में पेस्ट करना पड़ेगा, वहां पर जाकर वापस से उसे आपको क्या करना रहेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, जैसे आपने पहली बार किया था, और फिर सही करके आप उसे यूज करेंगे। ठीक है सर। फिर कंठस्थ में क्या होगा? कंठस्थ में ऐसा नहीं होगा। कंठस्थ में ये होगा कि आप कंठस्थ में एक बार अनुवाद आपने किया, अनुवाद करने के बाद में आपने उस एडिटर में खोल करके, ये आप इंस्टेंट में नहीं कर पाएंगे, एडिटर में आप खोलेंगे, एडिटर में खोल के आप अनुवाद करेंगे, अनुवाद करके आप उसे देखेंगे कि ठीक है यहाँ पे इन शब्दों का मतलब जो है ऐसा दे रहा है कंटेस्ट, तो ये गलत लग रहा है मेरे हिसाब से, इसको मुझे बदलना चाहिए। तो आपने उस शब्द को बदल के अपने डिपार्टमेंट के, अपने विभाग के पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार आपने अपना अनुवाद सेट कर लिया, हाँ अब ये मेरा सही अनुवाद है। सेट करने के बाद आपने क्या किया, अपने किए गए अनुवाद को कंठस्थ टूल पे कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद जैसे आपने कमिट किया तो क्या हुआ कि आपका वह जो अनुवाद आपने किया, सही जो किया, वह सही किया हुआ अनुवाद आपके लोकल मेमोरी में जाकर के सेव हो गया, आपकी एक मेमोरी क्रिएट हो गई, लोकल मेमोरी में सेव हो गया। लोकल मेमोरी में सेव होने के बाद अब अगली बार क्या होगा, जब अगली बार आप कंठस्थ से उसी तरह की सामग्री का अनुवाद पूछेंगे, उसी सामग्री का नहीं, उसी तरह की सामग्री का जिसमें उन्हीं शब्दों का उसी शैली में प्रयोग किया गया है, तब क्या होगा, तब कंठस्थ आपको वह अनुवाद देगा जो आपने करेक्ट किया है। पहले आपको कंठस्थ ने क्या दिया था, गूगल कैसे देता था, उसी तरह का अनुवाद देगा, क्योंकि वो प्री फीड उसके डेटा में, उसके मेमोरी में जो भी प्री फीड है उसके डेटाबेस से वो दे रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अनुवाद ने आपको अपना लोकल, कंठस्थ ने आपको अपना लोकल मेमोरी बिल्डअप करने का ऑप्शन दिया है, ठीक है। आवाज म्यूट हो गई, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी सर जी। हाँ तो कंठस्थ ने जो है लोकल मेमोरी बिल्डअप करने का ऑप्शन दिया है, आपकी लोकल मेमोरी बिल्डअप हो जाती है। अब क्या होगा कि अब आपको वो जो कसरत आपने करनी थी वो बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये तो एक बात है मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे फीचर हैं कंठस्थ 2.0 में जो आप एक सरकारी अधिकारी के तौर पर जब प्रयोग इसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन मतलब मशीनी अनुवाद का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मशीनी अनुवाद से आप क्या समझते हैं, मशीनी अनुवाद का मतलब क्या होता है? दो शब्द है यहाँ पे, मशीनी अनुवाद और मेमोरी बेस्ड यानी स्मृति आधारित अनुवाद, ये दो चीजें हैं गूगल माफ कीजिएगा कंठस्थ में, मशीनी अनुवाद और स्मृति आधारित अनुवाद, दोनों में क्या अंतर है? सर जो अनुवाद पहले से ही संरक्षित होते हैं कंठस्थ में, हाँ उसे मेमोरी ट्रांसलेशन हाँ कहते हैं। सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिया और मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की उस पे, तो अगर एडिटर पे ले जाते हैं तो सेंटेंस वाइड वो डिवाइड हो जाता है। तो जो अनुवाद पहले से ही सेव है मेरे द्वारा किए गए या किसी और अनुवादक के द्वारा बैटिंग के बाद किए हुए सेव है, तो वो आपके सर मेमोरी अनुवाद में आएंगे। और जो सेव नहीं है और स्वतः एक मशीनी प्रक्रिया के द्वारा किए गए हैं तो वो मशीनी अनुवाद कहलाएंगे सर। हाँ, जो किसी भी सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में से फीड किए गए हैं, है ना, तो उस डेटाबेस से यदि अनुवाद आ रहा है दैट विल बी कॉल्ड मशीन ट्रांसलेशन, मशीनी अनुवाद, ठीक है। जैसे जो गूगल आपको देता है, गूगल मेमोरी बेस्ड आपको अनुवाद नहीं देता है, वो कैसा देता है, वो मशीन ट्रांसलेशन देता है, क्योंकि उसके डेटाबेस में जो चीजें बैकएंड से फीड की जा रही हैं वो आपको उसका अनुवाद करके देगा। इसीलिए आप जब भी उसे पूछेंगे तो हर बार वो उसी तरह का अनुवाद देगा,
स्मृति आधारित अनुवाद का मतलब क्या है कि आपने जो किया, आपकी की हुई बातों को अनुवाद को कंठस्थ याद रख लेगा, कंठस्थ कर लेगा, कंठस्थ कर लेगा, नाम ही इसका कंठस्थ, उसको कंठस्थ कर लेगा। अगली बार से आप पूछेंगे तो आपको इसी रूप में देगा। अच्छा ठीक है, तो आपको इसी रूप में देगा, क्या सबको इसी रूप में देगा? जी क्या सर, सबको इसी सबको रूप भी में देगा। देगा? जी सर, सबको भी देगा। इसलिए देगा सर क्योंकि कई सारे अनुवादक वेटिंग करने के बाद में इसमें जो अनुवाद सुरक्षित कर देते हैं, खासकर जो राजभाषा कार्यान्वयन या टिप्पण या अन्य कार्यालयी मतलब प्रयोग में लाए जाते हैं, जो संरक्षित है उसमें तो वो सहायता करेगा ही। और दूसरी बात सर ये है कि यदि हम खुद भी कोई सामग्री अनुवाद करके और अपने स्तर पे उसको सही करके जब कमेंट कर देते हैं, तो दोबारा यदि उससे मिलता जुलता कंटेंट हम लेकर के आते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, तो वो वैसे वाक्य को आइडेंटिफाई करके दिखाने लगता है कि हाँ, ऐसा ऐसा अनुवाद इसका उपलब्ध है सर। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया रोहित जी। तो इसमें थोड़ा सा हमें समझने वाली बात क्या है कि अनुवाद कंठस्थ के पास ना दो तरह की मेमोरी है, एक लोकल मेमोरी है और एक ग्लोबल मेमोरी है। ठीक है, तो जो मैंने आपसे कहा कि जो आपने सेव किया, क्या वह सबको दिखाएगा? नहीं, जो आपने सेव किया वह उसी रूप में सबको नहीं दिखाएगा, वो केवल आपको उस रूप में दिखाएगा। ठीक है, सबको कैसे दिखाएगा? सबको दिखाने के लिए कंठस्थ में एक और बहुत अच्छा फीचर ये है कि आपने जो अनुवाद किया, जैसे गूगल में आप अनुवाद करते हैं, उससे आपने सामग्री उठा ली, वह सही है कि नहीं है, कौन इस बात को सत्यापित करेगा? कौन बताएगा सही है कि नहीं है? कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। तो आपने गूगल अनुवाद को यदि उसी रूप में थोड़ा बहुत अपने समझ के हिसाब से चेंज करके, बदल करके और अनुवाद दे दिया, तो उसमें संभावना है कि त्रुटियां रहें। पर कंठस्थ में आपके द्वारा जो किया हुआ अनुवाद है, आपके द्वारा किया हुआ मतलब किया तो कंठस्थ ने है, लेकिन आपने उसमें थोड़े बहुत सुधार किए हैं जो आपको अपने विभाग के हिसाब से लग रहा है कि सही है। तो उस सुधार को कंठस्थ की लोकल मेमोरी में वो सेव हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। और अगली बार से जब भी आपको चाहिए, जैसा कि रोहित जी ने बताया, वो आपको उसी रूप में मिल जाता है। परंतु वह सही है कि नहीं है, इसको सत्यापित करने के लिए आप ही के मंत्रालय के कोई भी वरिष्ठ जो अनुवाद अधिकारी या वरिष्ठ हिंदी अधिकारी रहेंगे, उन्हें आप वेटिंग के लिए भेजेंगे। ऐसा वेटिंग के लिए भेजने की सुविधा भी कंठस्थ में है। वह उसकी वेटिंग करेंगे, वेटिंग करने के बाद यदि यह सामग्री बिल्कुल सही लगती है कि हाँ आपका अनुवाद बिल्कुल ठीक है, वेटिंग के बाद यह और भी सही हो गया, तब उसे आप ग्लोबल डेटाबेस मेमोरी में ऐड कर सकते हैं। जब आप उसे ग्लोबल मेमोरी में ऐड करेंगे, उसके बाद ही वह सभी लोगों को एक्सेस करने के लिए उपलब्ध रहेगा। तो इस तरीके से ये थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज है, ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि कंठस्थ को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं, पूरा मतलब पूरा राजभाषा विभाग इसके पीछे लगा हुआ है, इसलिए हमको इसके बारे में जानना जरूरी है। ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की सुविधा भी है। आप फोटो खींच करके भी जैसे गूगल लेंस में करते हैं, वैसे आप कंठस्थ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टूल्स के बारे में बात हो गई। उसके बाद में बाकी राजभाषा प्रचार प्रसार के बारे में प्रेरणा, प्रोत्साहन, सद्भावना, पुरस्कार, इन नीतियों के बारे में हम सब जानते हैं। राजभाषा नियम 1976 का उल्लेख किया गया है, इसके बारे में हम सबको पता है कि प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व है कि वह जो है राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और राजभाषा से संबंधित प्रावधानों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करें। उसके अतिरिक्त जो समय समय पे राष्ट्रपति के द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं, अभी तक 9 खंडों के रिपोर्ट के ऊपर आदेश जारी किया जा चुका है, जो संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो उसके ऊपर अनुपालन हो। और इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिंदी में छपवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है ना। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया है, वह भी लगातार काम कर रहा है। और निरंतर जो भी शैक्षिक संस्थान है और विशेषकर जो उच्च शिक्षा वाले शैक्षिक संस्थान है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस की बात हम करें, है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश में लगभग 10 मेडिकल कॉलेजेस में आज के समय में हिंदी में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। मैंने आपको बताया बहुत सारे आईआईटीज में आज के समय में न केवल हिंदी में बल्कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई शुरू कर दी गई है। और सरकार का यह प्रयास है, सरकार की यह मंशा है कि आने वाले समय में यदि कोई बच्चा बोलता है कि मुझे तमिल भाषा में इंजीनियरिंग करनी है, वह तमिल भाषा में कर सकने मतलब वो कर सके। यदि कोई चाहता है कि मुझे
बंगाली में मेडिकल की पढ़ाई करनी है वह कर सके, हिंदी में करे, मतलब किसी भी भारतीय भाषा में। भारतीय भाषाओं के बीच में मैंने जो बोला कि जो इंटर बैरियर है ना भारतीय भाषाओं के बीच में, इसे खत्म करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, और यह बिना तकनीक की सहायता के संभव नहीं हो सकता है। हिंदी टंकण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हिंदी टंकण के प्रशिक्षण को और तेज किया जाए, अधिक से अधिक लोग हिंदी टंकण सीख सके, क्योंकि हिंदी टंकण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हिंदी कार्यान्वयन में। क्योंकि यदि आप हिंदी में टंकण करेंगे, हिंदी में काम करेंगे, कंप्यूटर पे काम करना आपको आएगा, तभी तो आप हिंदी का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके बारे में लगातार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहा है, और प्रशिक्षण को जो है और भी अपग्रेड कंटिन्यूअस किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग हिंदी टंकण में, हिंदी आशुलिपि में और हिंदी जो भाषा उसमें वे लोग पारंगत हो सके। ठीक है, बाकी ये सारे बिंदु जो हैं वो पिछले साल भी थे। कार्यशाला के बारे में बात की गई है, प्रत्येक तिमाही में आपको एक कार्यशाला आयोजित करनी है। बहुत अच्छी बात यह है कि कार्यशाला आप लोग जब कल को पदस्थ होकर अपने अपने कार्यालयों में जाएंगे, तो कार्यशाला आप ऑफलाइन करा सकते हैं, कार्यशाला अब आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। राजभाषा नीति के बारे में, या फिर ई टूल्स के बारे में, या फिर राजभाषा की अद्यतन स्थिति के बारे में, इन सब विषयों पे आप कार्यशालाएं करा सकते हैं। ये कार्यशालाएं आप हर तिमाही में आपको करानी है, तो अब ये कार्यशालाएं आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। जैसा कि पहले केवल ये ऑफलाइन हुआ करती थी, तो अब जो है रीच बढ़ गया है। लेकिन कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक तिमाही में ये प्रत्येक कार्यालय का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। हिंदी संगोष्ठियों की बात की जा रही है। उसके बाद जो लोग हिंदी पखवाड़े के दौरान या हिंदी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतते हैं, वे अपना काम अधिक से अधिक हिंदी में करें, ये भी आपको सुनिश्चित करना है एक अनुवाद अधिकारी के तौर पे। तो इस तरीके से नराकास के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है कि नराकास जो है, क्योंकि नराकास हम कह सकते हैं कि राजभाषा कार्यान्वयन की रीढ़ की हड्डी है हमारे देश में। नराकासों के गठन के बाद राजभाषा कार्यान्वयन की गति बहुत तेजी से बढ़ी और काफी सुधार हुआ। प्रत्येक नगर स्तर पे जब सारे उस नगर के केंद्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुख एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बैठक करते हैं, सभा करते हैं, और वहाँ पे हिंदी को लेकर के चर्चा होती है, तो एक बहुत ही सकारात्मक माहौल हिंदी की दिशा में बनता है। और जो कठिनाइयां आ रही थी हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित उन कार्यालयों में, उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। एक तरीके से एक प्रेरणात्मक ऊर्जा सभी को मिलती है कि नहीं, हमें अपनी भाषा में, अपनी राजभाषा में कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो राजभाषा विभाग के द्वारा अब तक कुल 531 नराकासों का गठन किया जा चुका है। तो ये जो तथ्य है, याद रखने योग्य तथ्य है। और यह कहा गया है वार्षिक कार्यक्रम में कि वे सभी शहर, नगर जहां पर अभी तक नराकास का गठन नहीं हुआ है, वहां पे गठन करने के प्रयास किए जाए, यदि वहां पे सरकारी कार्यालयों की संख्या 10 या 10 से अधिक है तो। तिमाही प्रगति रिपोर्ट को 30 दिनों के अंदर में आपको राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेज देना है नराकास के द्वारा। इसके लिए जो राजभाषा की वेबसाइट है www.rajbhasha.gov.in, इसके ऊपर यह सुविधा प्रदान की गई है। तो ये सारी बातें सामान्य बातें हैं जो कि पिछले वर्ष भी थी। सामान्य मतलब पिछले वर्ष भी थी, इसलिए मैं इसको सामान्य कह रहा हूँ। अदरवाइज ये सब एक एक बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें ध्यान रखना है। यूनिकोड की सुविधा आपको हर एक कंप्यूटर में, जो कि सामान्य तौर पे आज के समय में जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं सब में यूनिकोड की सुविधा रहती ही रहती है। ठीक है, वर्तमान में 5 देशों में, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, कल बात भी हम लोग कर रहे थे, राजेश के प्रश्न भी पूछा गया था। तथा यहाँ भी कहा गया है कि अनुवाद कार्य से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए गए कंठस्थ टूल का अधिक से अधिक उपयोग करें। ठीक है, तो ये कंठस्थ को लेकर के आप देखिए कि प्राकथन में कितनी बार कंठस्थ शब्द का प्रयोग किया जा चुका है। लीला राजभाषा और लीला प्रवाह, ये भी राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे उपलब्ध ई टूल्स है, इन्हें भी आप देखें। और विशेषकर यदि आपका कल हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में, हिंदीतर भाषी राज्यों में यदि आपका स्थानांतरण होता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। मॉरिशस, यूएई यानी कि दुबई, पोर्ट लुई, लंदन, फिजी और सिंगापुर, ये 5 शहरों के आप याद रखेंगे। और गृह राज्य मंत्री जी ने यह वार्षिक कार्यक्रम जारी किया है। तो ये जो प्राकथन है, इसमें जो बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हर साल बदलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देशों की बात करें तो ये लगभग वही रहता है, और इसके बारे में आप सब लोग बहुत ही विस्तार में चर्चा करते ही रहते हैं।
जिसमें हम राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) की बात करते हैं, और हम लोग राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 की बात करते हैं, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नियम 6 जो है वह धारा 3(3) को प्रोटेक्ट करता है कि भाई धारा 3(3) के दस्तावेज निश्चित रूप से द्विभाषी जारी हो, वह उसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। नियम 5 आप जानते हैं। 10(4) आपको पता है। 10(4) क्या है? किसी भी कार्यालय को अधिसूचित कराने की प्रक्रिया है, और जो कार्यालय अधिसूचित हो जाएंगे उनके जो भी प्रवीणता प्राप्त अधिकारी कर्मचारी होंगे वे 8(4) के अनुसार अपना संपूर्ण कार्य जो है 100% कार्य जो है हिंदी में करें, ऐसा इसके लिए उनको एक व्यक्तिगत आदेश जारी करना है। नियम 11 अगेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे कार्यालयों में जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि केवल अनुवादक ही तो कंठस्थ थी, कि हमें क्यों आवश्यकता है सीखने की। भाई आपको धारा 3(3) पे काम करना है। आपके हर कार्यालय आदेश का, आपके हर परिपत्र का, आपके हर प्रेस कम्युनिक का, आपके हर मासिक और छमाही जो आप प्रतिवेदन भेजते हैं अपने मुख्यालय को, उसका अनुवाद तो अनुवाद अधिकारी नहीं कर सकते ना। ये सारा काम तो नहीं कर सकते हैं, तो आपको ही करना है। इसके लिए आपको अनुवाद सीखना जरूरी है। अगर आपको नियम 11 जो राजभाषा नियम 1976 का नियम 11 है उसको देखें तो उसके अनुसार जो है आपको बहुत सारे ऐसे सामग्री है जिसका द्विभाषीकरण करना जरूरी है। इसके लिए आपको अनुवाद सीखना है। तो इस प्रकार से राजभाषा 1976 के नियम 12 का उल्लेख किया गया। ये सारी सामान्य बातें हैं जो पिछले वर्ष भी थी। केंद्रीय हिंदी समिति की 21वीं बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव थे, उन पर पुनः बल दिया गया है। इसके बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें कुल 4 सुझाव दिए गए हैं। सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना पहला। दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना। लगातार कार्य किया जा रहा है। हिंदी भाषा में लगातार शब्द समावेशित किए जा रहे हैं। 30 लाख से अधिक शब्द हिंदी भाषा में समावेशित अब तक किए। लगभग 30 लाख से अधिक शब्दों का परिवार है हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा लगातार समृद्ध होती चली जा रही है, तो ये करना है। दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना है, और उसके अतिरिक्त हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना है ताकि सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में बाधक नहीं, सहायक बने। ठीक है, तो ये सारे बिंदु हैं। बाकी हिंदी अधिकारियों और हिंदी पदाधिकारियों ऐसा कहा गया है कि अन्य कार्यालय उपक्रम आप लोग जैसे ESIC और EPFO में जा रहे हैं, तो हालांकि आपका जो वेतनमान इत्यादि है वह राजभाषा संवर्ग के समान ही है। तो इसके बारे में सभी अन्य जो उपक्रम इत्यादि हैं उन्हें भी इस बारे में इस वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए हैं। भर्ती परीक्षाओं की बात की गई है। सबसे पहले राजभाषा संकल्प 1968 में इस बारे में बात की गई थी कि जो भी केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी उनमें हिंदी भाषा में भी प्रश्न पत्र रहेगा। तो यहाँ पे उसी बात को वार्षिक कार्यक्रम में दोहराया गया है कि अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को छोड़कर से सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी में भी लिखे जा सके। इसके लिए अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में के लिए यह बात कही गई है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार में आप हिंदी में उत्तर दे सकें, ये भी यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, सभी प्रकार के वैज्ञानिक तकनीकी संगोष्ठियों में ये सारे जो बिंदु हैं ये पहले भी थे, पहले पिछले वर्ष भी थे। हिंदी संगोष्ठियों के आयोजन के बारे में कहा गया है, ठीक है ना, और प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में आगे आपको लक्ष्य भी दिए गए हैं कि इसे हिंदी में करना है। ठीक है, अच्छा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी गैर सरकारी संस्था, कोई भी निजी संस्था सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके लिए विभागों के अंदर में ही व्यवस्था की गई है कि जो भी विभागीय अधिकारी हैं, हिंदी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वे अलग अलग विभागों में जाकर के प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं। और नहीं तो मूल रूप से प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ये संस्थाएं बनाई गई हैं। हिंदी शिक्षण योजना है जिनके तहत ये लोग सब पूरा प्रशिक्षण देते हैं। इसीलिए बाहर से किसी एजेंसी को आप हायर करके और आप हिंदी का प्रशिक्षण दिलवाएं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही इसकी कोई आवश्यकता है। ठीक है, तो ये भी हमें हमारे जानने योग्य बात है। ये सारी पुरानी चीजें हैं जो मतलब पिछले वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में भी यह सारे बिंदु थे। तो ठीक है, अपने दायित्वों से संबंधित विषयों से संबंधित शब्द भंडार को समृद्ध करें, यानी कि जो भी पारिभाषिक शब्दावली किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी विभाग की है उसे समृद्ध किया जाए।
ई पत्रिका के बारे में यहाँ पे फिर से बात की गई है। जो ई पत्रिका पुस्तकालय जो बनाया गया है उस पे अपने अपने पत्रिकाएं आप अपलोड करें, उसकी बात की गई है। ठीक है। जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और उसके जो भी शेड्यूल है वो www.csti.rajbhasha.gov.in के ऊपर है। आप लोग भी इस वेबसाइट को खोल करके देखें। राजभाषा गौरव पुरस्कार के बारे में बात की गई, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा कर ली है। इसमें जो परिवर्तन किए गए इसके बारे में जानकारी हम सबों को है। तो ई सरल हिंदी शब्द हिंदी वाक्य कोश भी राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे है, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के हिसाब से वाक्यों का अनुवाद करके और आपको दिया गया जो जो मंत्रालय में जो वाक्य प्रयोग में लाए जाते हैं उनके बारे में। ठीक है। हिंदी राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नाम पट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, इसमें कहीं आपको संदेह नहीं होना चाहिए। यही जो सीक्वेंस है, यही जो क्रम है, इसे हमें फॉलो करना है, इसे हमें अनुसरण करना है। पहले क्षेत्रीय भाषा आएगी, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी। क्षेत्रीय भाषा के बाद अंग्रेजी और फिर हिंदी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके निर्देश है और बाकी 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम लक्ष्य वैसे ही है जैसे पिछले वर्ष थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इससे आपको पता है। तो ये कुछ बिंदु जो वार्षिक कार्यक्रम के बारे में साझा करने थे, आवश्यक थे। एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा इंटरव्यू में जाने से पहले। जितनी बार पढ़ेंगे ये आपके लिए लाभप्रद होगा। ठीक है। तो वार्षिक कार्यक्रम के बारे में मेरी तरफ से इतना ही। किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। जी, विजय जी, ऋतुराज जी, रोहित जी। सर जितनी भी अद्यतन जानकारियां थी वो सारी सर आपने दे ही दी हैं लगभग। ई प्रशिक्षण, ई बैठक और ई निरीक्षण से संबंधित, ई टूल से संबंधित। सर फिलहाल तो अभी जब हम इसे एक बृहद चर्चा हमने इस पर की थी, पर भी अब आपने जैसा बताया है उसके बाद अगर हम इसे पढ़ेंगे तो शायद हमारे मस्तिष्क में कुछ तो आप हाँ एक बार फिर से इसे पढ़ें। बहुत जल्दी जो है एक और सेशन मैं आप लोगों का कराऊंगा, एक बहुत ही अच्छे अतिथि संकाय के साथ में, गेस्ट फैकल्टी के साथ में, जो आपको हिंदी की जो अद्यतन स्थिति है ना, बहुत ही विस्तृत रूप में, बहुत ही विस्तार से, कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी की क्या स्थिति है और भविष्य हिंदी का किस तरफ जा रहा है। आप में से कई सारे लोगों के मन में ये शंका है कि एक हिंदी अधिकारी के रूप में हमारा भविष्य कैसा होगा, जब लगातार एआई टूल्स आ रहे हैं, जब लगातार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित बहुत सारे नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, भाषाओं में भी बहुत बड़े स्तर पर नए नए प्रयोग हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज से 10 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद, आज से 50 साल के बाद, आज से 100 साल के बाद हमारी भाषाओं की स्थिति क्या रहेगी, हिंदी की स्थिति क्या रहेगी। या अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मेरी उम्र 30 साल है सर, मैं 30 साल और नौकरी करने वाला हूं और मैं एक हिंदी अनुवाद अधिकारी के तौर पे अपने कैरियर को यहाँ से बिल्डअप करना चाह रहा हूं। तो अगले 30 साल में मेरी या हिंदी की स्थिति क्या रहेगी, कैसी रहेगी। जो एक बहुत सारे लोगों के अंदर में डर भी, अरे एआई के आने से क्या नौकरियां चली जाएंगी, क्या अनुवादक नहीं, मतलब ये सारी चीजें, इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा के लिए हम सेशन करेंगे बहुत जल्दी, जिसमें कि हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जो कि आपके साक्षात्कार के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सारी तथ्यात्मक जानकारियों के साथ साथ में आपके पास उस विषय से संबंधित, जो हमारे लिए हिंदी विषय है, उससे संबंधित जो अद्यतन जानकारियां वो भी बहुत जरूरी है कि वर्तमान समय में हिंदी किस प्रकार से, हिंदी का जो हम कह सकते हैं कि जो प्रयोग हो रहा है हिंदी के दिशा में, जो हिंदी के विकास की दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं, न कि केवल राजभाषा विभाग के स्तर पर प्रशासनिक हिंदी के लिए, बल्कि इसके अतिरिक्त पूरे देश भर में और कह सकें तो पूरे विश्व भर में जो हिंदी के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी एक समूल जानकारी बहुत आवश्यक है। तो हम बहुत जल्दी एक सेशन करेंगे और उसमें हम इन सबों के ऊपर चर्चा करेंगे। ईएसआईसी से रिलेटेड हमने सेशन कर लिया, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ईएसआईसी का एक सेशन और चाहिए सर? अगर चाहिए होगा तो हम एक और सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। ईपीएफओ से रिलेटेड और ईएसआईसी से रिलेटेड एक और सेशन अगर आपको चाहिए तो हम कंडक्ट कर सकते हैं। और बाकी इसके अतिरिक्त आप लोगों को लगे कि नहीं सर कोई भी एक विषय हमें, स्पेसिफिक विषय के ऊपर हमें चाहिए एक सेशन, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आगे आप लोग चर्चा जारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।
देखिए, लीला राजभाषा में आपको प्राथमिक स्तर पे जो प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ जो पाठ्यक्रम है ना, उनको कैसे, उनका अभ्यास कैसे करना है वो लीला राजभाषा में। लीला प्रवाह में उन्हीं चीजों के अभ्यास के बारे में बताया गया, उनका अभ्यास कैसे करें। तो लीला प्रवाह जो है वह अभ्यास है। लीला राजभाषा में एक बेसिक प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जाइए, ये सबके लिए एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि लीला प्रवाह आप नहीं खोल सकते हैं या आप नहीं पढ़ सकते। आप खुद लीला प्रवाह की साइट पे जाइए, खोलिए, यूज कीजिए। आप लीला राजभाषा की साइट पे जाइए, खोलिए, यूज कीजिए। जब आप जाएंगे, खोलेंगे, कंठस्थ की साइट पे जाइए, खोलिए, यूज कीजिए। जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा लगेगा। विशेषकर हमारे वे साथी जिनको मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर अधिकारी कहूंगा, हमारे वे अधिकारी जैसे हमारे रोहित राजपूत जी हैं, राजेश चौहान जी भी लगभग लगभग नजदीक पहुंच चुके हैं। बस हमें 1 अप्रैल का इंतजार है बहुत बेसब्री से, जब उनका नाम अंतिम सूची में रहेगा। और बाकी जितने भी साथी हमारे, वंदना जी हमारी हैं जो इस वर्ष चयनित हो चुकी हैं। तो आप सारे लोग तो विशेष तौर पे इसके ऊपर तो काम करना शुरू कर ही दें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे सीख के जाएंगे तो आप अपने डिपार्टमेंट के लिए असेट होंगे, और आप लोगों के माध्यम से आपके डिपार्टमेंट में मेरा भी योगदान पहुंच जाएगा, मेरा भी कंट्रीब्यूशन पहुंच जाएगा। कंट्रस्ट 2.0 जो टूल है, इसके प्रचार प्रसार का मतलब कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा जिम्मा, एक थोड़ी सी जिम्मेदारी सबके कंधों पे है। मेरे कंधों पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंट्रस्ट 2.0 का मैं राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षक भी मैं हूँ, तो मतलब सर्टिफाइड प्रशिक्षक हूँ। तो ये एक जिम्मेदारी है। तो मैं सारे केंद्रीय कर्मचारियों को और सारे कार्यालयों में तो प्रशिक्षण दे ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग भविष्य हैं, है ना, आप लोग भविष्य हैं। तो जो राजभाषा कार्यान्वयन है वो आप लोगों के कंधे पे आने वाले समय में। तो इसलिए इसे आप लोग सीख के जाएंगे अपने कार्यालय में, तो आपके जो भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे बोलेंगे अरे वाह, अरे तो बढ़िया, हमें एसेट अच्छा मिल गया, है ना। तो आप जब भी किसी विभाग में जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने विभाग के लिए एक एसेट बन के जाएं, लायबिलिटी बन के मत जाएं। विभाग को ऐसा ना लगे कहाँ से आ गया यार, मतलब अब हमें भी ढोना पड़ेगा क्या इसको। तो ऐसा नहीं। हम मैं देखता हूँ कई बार जो ये एक तरीके से